हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा करंट का टॉपिक है स्थायी शहरी विकास में क्रांति। यह एक योजना है जो स्थानीय जो शहरी क्षेत्रों में स्थायी रूप से लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए शुरू की गई है। तो समझते हैं क्या है यह पूरी योजना। शहरी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की गई है। सिटीज कोलिएशन फॉर सर्कुलरिटी से संबंधित यह योजना है। ठीक है, किस लिए है ये योजना? तो ये योजना है एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है जो कि क्या करना चाहता है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं समझाती हूँ आपको कि सिटीज के अंतर्गत जो लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं या जो लोग स्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं उनके कारण क्या क्या समस्याएं आ रही है, उन्हें उनकी रहने के कारण जो समस्याएं आ रही है उनका निराकरण करना यहाँ पे उद्देश्य रहा है। तो सिटीज कोलिएशन फॉर सर्कुलरिटी एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य शहरों के बीच सहयोग स्थापित करना, उनके बीच ज्ञान साझा करना और उनकी निजी क्षेत्र में भागीदारी के माध्यम से स्थायी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, लोग पलायन ना करें, लोग स्थायी रूप से एक स्थान पर रह पाए और रोजगार के अच्छे संसाधनों को इकट्ठा कर पाए। ठीक है, इसका क्या संदर्भ था इसके लॉन्च करने का? तो 12वीं रीजनल और तीसरी रीजनल एंड जो सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम जयपुर है उनके द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, इसकी जो पृष्ठभूमि है शहरी चुनौतियां और सर्कुलर अर्थव्यवस्था, शहरों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और सर्कुलर अर्थव्यवस्था, सर्कुलर जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार से उनके लिए सहायक हो सकती है। तो शहरों में क्या क्या चुनौतियां होती हैं, अगर आप शहरों से संबंधित है तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ी चुनौती तो पॉल्यूशन। ठीक है, सबसे बड़ी चुनौती है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन का रीजन ये है कि अगर कोई शहरी क्षेत्र है वहां डेवलपमेंट हुआ होगा, डेवलपमेंट इसका मतलब है वहां रोजगार के अच्छे संसाधन है, और जहां रोजगार के अच्छे संसाधन है, जहां पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्टिविटी इजीली मिल रही है, जहां पे लोगों को ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग स्टे करते हैं ताकि अपने रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त करें और अच्छी आय जनरेट कर पाए। लेकिन जितने ज्यादा लोग वहां पे स्टे करते हैं, जितने ज्यादा लोग वहां रहते हैं, उतना ही ज्यादा वो लोग पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, या ये कहूं कि उतने ही ज्यादा लोगों से वहां पे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, कोई जानबूझ करके नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि जब जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जितनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही वेस्ट वहां से निकल के आएगा। तो तेजी से बढ़ता कचरा शहरों की सबसे बड़ी समस्या है। साथ में जो लोग वहां रहेंगे वो सबसे ज्यादा वहां उपस्थित संसाधनों का, वहां के उपलब्ध वाटर रिसोर्सेस का, वहां के इन्वायरमेंट का यूज करेंगे, कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन भी करेंगे। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बढ़ता है। साथ में पारंपरिक लेनियर टेक मैक डिस्पोज मॉडल के कारण होने वाला पर्यावरणीय प्रदूषण, G20 के अंतर्गत टेक मेक डिकम्पोज मॉडल लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो चीजें होती हैं उनको यूज करने के बाद रिसाइकल प्रोसेस के अंतर्गत डाल दिया जाता है। लेकिन इसके कारण क्या समस्या हो रही है कि जो रिसाइकल की प्रोसेस होती है वो एक बार से ज्यादा नहीं दोहराई जाती। जब कोई चीज एक बार से ज्यादा नहीं दोहराई जाएगी, अगर रिसाइकल में उसको कंटिन्यूअस नहीं लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक टाइम पे डस्ट का रूप ले लेगा, कहीं ना कहीं वेस्ट के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और उसको डंप करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का अर्थ है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, चीजों को रिड्यूस करना है, ठीक है, कम करना है, रीयूज बार बार यूज करना है, रिसाइकल उसको बार बार रिसाइकल करना है, उसको मतलब तब तक यूज कर सके जब तक कि फाइनल स्टेज पे वो ना पहुंच जाए। ठीक है, तो क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल का सिद्धांत पर आधारित मॉडल जो संसाधनों को बार बार उपयोग में लाने एवं कचरे को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। बार बार यूज होने वाली चीजें क्या क्या हो सकती है, जैसे कि क्लॉथ्स। बहुत लोग होते हैं जो वन डे जो आज क्लॉथ पहने हैं उसको सेकंड डे यूज नहीं करते हैं, हर डे उन लोगों को नया कपड़ा चाहिए होता है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण होता है। पॉलीबैग्स का यूज तो बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पॉलीबैग्स का यूज करते हैं, उसको रिसाइकल प्रोसेस में नहीं लाया जाता। जो वाटर बॉटल्स होती है, वाटर बॉटल्स को भी रिसाइकल प्रोसेस में अगर नहीं लाया जाएगा तो वो भी एक प्रकार का वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जो C3 योजना है इसे लाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि हर जो सिटीज कनेक्टिविटी, जो शहरों का आपसी सहयोग है उसे बढ़ाया जा सके। उसे बढ़ाने के लिए जो नीति निर्धारक होते हैं वो क्या करते हैं, नीतियां बनाते हैं, और उन नीतियों को बनाने के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं, उद्योग विशेषज्ञ, साथ में जो साइंटिस्ट होते हैं, शोध रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस पर काम किया जा सके,
और साथ में जो निजी उद्योगी है ना, जो निजी रूप से कार्य करते हैं, बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्री चलाते हैं, उन लोगों के बीच एक नेटवर्क क्रिएट किया जा सके ताकि सब लोग मिलके इस वेस्ट से निपटा जा सके और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। ठीक है, ज्ञान साझा करना, जिसके पास जो भी ज्ञान है, जैसे कि बेहतरीन टेक्निक्स का, बेहतरीन जो भी यूनिक्स टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल कर सके और उस योजना का आदान प्रदान किया जा सके। इसके बाद में संसाधनों की दक्षता, कचरा प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ में इसको पुनर्चक्रण करना, रिसाइकल प्रोसेस में लेके आना, इसके माध्यम से संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। अगर आप लोग कोई भी, जैसे पेपर होते हैं, कॉपी बैग्स कॉपीज होती हैं, अगर आप उसको यूज करते हैं, उसको वापस रिसाइकल प्रोसेस में ले आते हैं, जैसे कि अगर कॉपीज के कुछ पेजेस बच गए हैं, उनका निकाल करके आप दोबारा कॉपी बना के उनका यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप उसका अच्छे से और ज्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा बचत और स्वच्छ वातावरण के लिए रणनीतियां अपनाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण कदम जो उठाए गए हैं उसमें है, पहला, सिटीज 2.0 समझौता किया गया है। इसके अंतर्गत 1800 करोड़ के निवेश के तहत, कितना किया गया है, 1800 करोड़ रुपए के निवेश के तहत 14 राज्यों 18 शहरों में परियोजनाएं लागू की गई है और इनका उद्देश्य लाइट हाउस प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करना है। ठीक है, और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है वो है जयपुर घोषणा। ठीक है, जयपुर घोषणा 2025 से 2024 तक के लिए लागू की गई है। ये गैर राजनीतिक, गैर बाध्यकारी घोषणा पत्र है जो अगले दशक के लिए संसाधन दक्षता और स्थायी शहरी विकास की दिशा को निर्धारित करेगा। ठीक है, साथ में ही इसके जो भारतीय संदर्भ जो इसका है, वैश्विक और भारतीय संदर्भ जो इसका है, कि यह वैश्विक रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में शहरीकरण को बढ़ावा देगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा देगा, साथ में कचरा प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों को निपटने में भी सहायक हो सकता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह महत्वपूर्ण है। कोपेनहेगन जैसे शहरों से हम लोग सीख ले सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर विश्व में किस प्रकार से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है ना, वहां से भी हम यहाँ पे सीख ले सकते हैं और C3 योजना को किस प्रकार से सस्टेन किया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में अगर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, गोबर्धन जैसी पहलों के माध्यम से स्थायी प्रथाओं और आधुनिकीकरण तकनीक का नवाचार संयोजन किया गया है। मतलब भारतीय लेवल, जो हम लोग इंडिया के लेवल पे समझे, तो यहाँ भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू की गई है जिससे सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसका क्या लाभ होगा या इसका क्या महत्व हो सकता है, तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव होगा वो इन्वायरमेंट पे होगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ हो जाएगा, पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन कंजप्शन कम होगा, तो कहीं ना कहीं अच्छे से आप लोग सांस ले पाएंगे। ठीक है, ग्रीनरीज रह पाएगी। जो मौसम अनकंट्रोल्ड हो रहा है कि बार बार मौसम परिवर्तित हो रहा है, नहीं समझ आता है कि बारिश के समय कई बार ठंडी पड़ती है, गर्मी हो जाती है, तो इस प्रकार का जो इकोनॉमी हमारा जो मानसून इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस करने में भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। इससे कचरा कम होगा, रिसाइकलिंग बढ़ेगी। ठीक है, प्रदूषण और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भी कमी आएगी। आर्थिक रूप से क्या लाभ है, अवसर बढ़ेंगे, पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग उद्योगों का विकास होगा और निवेश में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। इसके साथ साथ सामाजिक रूप से भी इसका लाभ है कि शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। शहरों में लोग क्यों रहेंगे स्थायी रूप से, क्योंकि अगर वहां की क्वालिटी सुधर जाएगी तो वहां लोग रहेंगे। कोलकाता पॉल्यूशन के मामले में बहुत अव्वल है, दिल्ली पॉल्यूशन के मामले में बहुत अव्वल है, तो यहाँ की क्वालिटी अगर सुधर जाएगी तो लोग अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को नहीं होगी। ठीक है, स्वास्थ्य और साफ सुथरे पर्यावरण के परिणाम स्वरूप नागरिकों की भलाई हो पाएगी। नीतिगत महत्व है कि नीति निर्धारण में पारदर्शिता बनी रहेगी एवं संसाधन प्रबंधन के लिए मानदंड स्थापित हो सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन चुनौतियों का समाधान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो मुख्य चुनौतियां हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं उनकी जो तकनीकी विशेषज्ञता की कमी रहती है लोगों के बीच, नीति निर्माताओं के बीच, उसे फुलफिल करना किया जाए। साथ में जो जागरूकता की कमी है लोगों के बीच में, उसको भी लोगों को जागरूक किया जा सके। निवेश लागत की यहाँ पे थोड़ी सी कमी होती है, तो निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। साथ में व्यवसायों एवं उपभोक्ताओं द्वारा परिवर्तन के
होता है कि जब परिवर्तन सरकार के द्वारा किया जाता है तो जनता उसका विरोध करती है, क्योंकि जनता अपनी जो स्थायित्व है उसको छोड़ना नहीं चाहती है। तो जनता को भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पर्यावरण की भलाई के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उन्हें सहयोग करना, अपर्याप्त नीति समर्थन और प्रवर्तन तंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर्याप्त नीतियां बनानी होगी, पर्याप्त योजनाएं लानी पड़ेगी, पर्यावरण से संबंधित एक्सपर्ट्स को निर्धारित करना पड़ेगा, और जो लोग भी रिसर्च सेक्टर में काम कर रहे हैं उनसे सलाह लेकर नई नई नीतियां ऐसी लानी पड़ेगी, नए उपाय निकालने पड़ेंगे जिससे पर्यावरण बेहतर हो पाए। ठीक है, समाधान के उपाय है इसके अंतर्गत स्पष्ट नीति और नियम बनाए, अनुसंधान और नवाचार में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, साथ में ही जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि जनता जागरूक हो और सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी मजबूत बनाया जा सके। अब परीक्षा के लिए कौन कौन अन्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकते हैं? पहला बिंदु है पर्यावरण और शहरी विकास महत्वपूर्ण है, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ में यूपीएससी, पीएससी, एसएससी के लिए भी ये मददगार हो सकता है। इसके तहत जो नीतिगत पहले हैं और भी आप जो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, गोवर्धन जैसी सरकारी योजनाओं को भी इसके अंतर्गत देखा जा रहा है, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे संबंधित हमने एक प्रश्न ऐड किया है जिसे सर्कुलर अर्थव्यवस्था का शहरी विकास में महत्व समझाइए। सिटीज कोलिएशन फॉर सर्क्युलरिटी के उद्देश्य एवं प्रभाव पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 2 प्रश्न है जिनके उत्तर आप लिख सकते हैं और ये आपके लिए काफी ही हेल्पफुल रहेंगे मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, और टॉपिक को समझने के लिए भी। इसका मुख्य जो निष्कर्ष है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो इसका मुख्य जो निष्कर्ष है, अगर आप समझें तो ये एक क्रांतिकारी मंच जो शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा, ज्ञान को बढ़ावा देगा और आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, जिससे स्थायी शहरी विकास की दिशा में बहुत सारे परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यह पहल पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में संसाधन विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, या यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस टॉपिक से जो प्रश्न है वो आ सकते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसका रिवीजन करते रहें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में।